वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, आज से हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जो कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन तक जाएंगे, ठीक है। तो इन टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिफ्यूज़न की प्रोसेस से अपना काम कर लेते हैं, अपने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग वो अपने इस प्रोसेस को क्यों नहीं कर पाते हैं, वो इसके लिए क्यों वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम का हेल्प लेते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन्स possess complex body design. They have specialized cell and tissue for performing various necessary function of body such as intake of food and oxygen. Unlike unicellular organism, multicellular organism are not in direct contact with the outside environment. Therefore diffusion cannot meet their oxygen requirement. बहुत ही अच्छी बात कही है कि जैसे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो सेल होती है वो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली कंटेक्ट में होती है, इन्वायरमेंट से डायरेक्टली कंटेक्ट में होती है, तो सिंपल डिफ्यूज़न हो जाता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस जो है कि उनकी सारी सेल्स जो है कि इन्वायरमेंट के कंटेक्ट में नहीं होती है, और जिसकी वजह से वो डिफ्यूज़न से सबको जो है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उनके पास जो है कि कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन होती हैं और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो इस काम को पूरा करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वॉट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड समथिंग इज़ अलाइव। कोई भी चीज़ जिंदा है इसको हम कैसे पता कर सकते हैं। एनी विजिबल मूवमेंट सच इज वॉकिंग, ब्रीदिंग एंड ग्रोइंग इज जनरली यूज फॉर डिजिंग समथिंग इज अलाइव और नॉट। हाउएवर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव मूवमेंट which we are not visible to the naked eyes. Therefore the presence of life process is fundamental criterion that can be used to decide whether something is life or not. देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, तो कोई भी चीज़ जिंदा है नहीं है हम पता कैसे करते हैं कि उसके अंदर जो लाइफ प्रोसेस हो रही हैं वो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। जैसे वो न्यूट्रिशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिस्पिरेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बॉडी में जो है कि एक्सक्रीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हमने अमीबा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अमीबा है इर्रेगुलर शेप, तो वो देखिए डिफ्यूज़न की प्रोसेस से मान लीजिए अपना ऑक्सीजन ले लिया, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से उसने खाना ले लिया, और फिर एक्सोसाइटोसिस के हेल्प से उसने एक्सक्रीशन कर दिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। देखिए, ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है कि खाने और ये सारी चीज़ें जीवित रहने के लिए कौन से रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। तो मोस्टली रॉ मटेरियल आपका फूड है, ऑक्सीजन है, ठीक है। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन बी क्वाइट वेरी डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। देखिए, कहा क्या गया है कि जो ऑर्गेनिज्म है रॉ मटेरियल जो लेता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है और उसके इन्वायरमेंट पे। इसका क्या मतलब है, जैसे देखिए जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि खाना बाहर से लेते हैं, लेकिन जैसे प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो उनके लिए रॉ मटेरियल जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया। लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए रॉ मटेरियल ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद फिर वाटर हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स के फ्लैश हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉट प्रोसेस वुड यू कंसिडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन सी प्रोसेस इसेंशियल है, यानी कौन सी प्रोसेस ज़रूरी है। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसमें जो भी रिस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन की जो भी लाइफ प्रोसेस है उसका नाम लिख दीजिए। अगर ये 3 मार्कर में आता है तो आप सबके बारे में एक एक लाइन लिख सकते हैं, उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे न्यूट्रिशन, इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग, उसके बाद रिस्पिरेशन आप कर सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यूज़। फिर आप एक्सक्रीशन में बता सकते हो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो कि आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम पे बनता है, उसका रिमूवल। ये सब आप बता सकते हो अगर 3 मार्कर या फिर 4 मार्कर में क्वेश्चन आता है, और केस स्टडी में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं जो कि ये इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए इसको हम करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पूछ रहा है तो इनडायरेक्टली वो आपको प्लांट्स के बारे में पूछ रहा है। कैसे प्लांट? ग्रीन प्लांट। आइए देखते हैं, समझते हैं।
फूड इज सिंथेसाइज फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, फूड इज ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स, यानी कि जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं जैसे ह्यूमंस, वो ऑटोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे जो है कि अपना खाना डिराइव करते हैं, ठीक है। और जो खाना होता है वो उनके बॉडी में ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। अब देखिए जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। देखिए यहाँ पे बात ऑटोट्रॉप की जा रही है, लेकिन हम बता किसके बारे में रहे हैं, प्लांट्स के बारे में रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पेपर में भी प्लांट्स के बारे में बताना रहेगा। तो ग्रीन पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं उसके प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे कोई पिगमेंट नहीं होता है। फूड इज़ जनरली प्रिपेयर ड्यूरिंग डे टाइम, यहाँ पे फूड किसी भी टाइम पे आप इंटेक कर सकते हो जब आपका मर्जी। ऑल ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया उसे कहते हैं, वो जो है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। और जितने भी एनिमल फंजाई हैं वो ये न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको पहले बताना है कि कौन कौन से रॉ मटेरियल, उसके बाद आप बताओगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, वाटर प्लांट रूट से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सनलाइट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। और आपको अगर आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल पूछ रहा है तो आप प्लांट लिखो। जैसे आपने लिख दिया प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये बिल्कुल गलत है। आपको क्या लिखना है, आपको ग्रीन प्लांट लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। यहाँ पे देखिए एसिड का नाम नहीं बताया। सबसे पहले आप लिखोगे इन आवर स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फाउंड विच इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो आप लिखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक डिजॉल्व द बीट्स ऑफ फूड एंड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम। क्या क्रिएट करता है, एसिडिक मीडियम करता है। और ये एसिडिक मीडियम किस में हेल्प करता है, एंजाइम जैसे पेप्सोजीन है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, आपका प्रोरेनिन है उसको रेनिन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं उनको एक्टिव कर देता है, ठीक है। और इसका क्या काम होता है, इसका एक और काम होता है यहाँ मेंशन नहीं है, वो होता है जो भी बैक्टीरिया खाने के साथ इंटर कर गए हैं हमारे स्टमक में उसको किल करने का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है, तो आपको यहाँ पे नेम नहीं दिया है डाइजेस्टिव एंजाइम का। आप लिखोगे डाइजेस्टिव एंजाइम आर द बायोकैटालिस्ट विच हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल बता दोगे, जैसे कि सेलाइवरी एमाइलेज जिसका क्या काम होता है, वो आपका स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, लाइपेज का इमल्सिफाई फैट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। आप ये सब लिखोगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। इसमें आपको इनडायरेक्टली विलाई के बारे में पूछ रहा है, तो हम विलाई के बारे में देखते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाया। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मोर एफिशिएंट फूड एब्जॉर्प्शन। Within these villi, many blood vessels are present that absorb the digested food and carry it to the bloodstream. From the bloodstream, the absorbed food is delivered to each and every cell of the body. तो आप यहाँ देखोगे जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई। आपको पता है देयर आर मिलियंस ऑफ विलाई प्रेजेंट इन आर स्मॉल इंटेस्टाइन, मिलियंस ऑफ विलाई। ये जो है कि यहाँ फूड एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लड वेसल्स, इस टर्म पे आप मत जाइए, यहाँ पे सिर्फ ब्लड वेसल्स पे देखिए ढेर सारी ब्लड वेसल्स आ रही हैं। तो ये ब्लड वेसल्स फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्या करती हैं, फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। और फिर ब्लड स्ट्रीम में इसको भेज देती हैं और ये जो है कि पूरे एक एक सेल तक पहुंच जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक जो है कि सेल है, एक सेल ये है, एक सेल ये है। तो जब आपका यहाँ से ब्लड वेसल्स जाएगी ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे कैपिलरीज में टूट जाएगी और सिंपल डिफ्यूज़न से सारा खाना यहाँ पे सेल्स तक पहुँच जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। What advantages over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for the respiration। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन को एयर से लेते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो एयर में एज़ कम्पेयर टू वाटर ज़्यादा होती, वाटर में एयर सॉल्यूबल होती है और वो कम अमाउंट में होती है। तो जो आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि फ़िश वगैरह, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ करना पड़ता है, पानी को लेना पड़ता है
इनहेल करना पड़ता है ताकि कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएँ। इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं वो जो है कि इस मामले में एडवांटेज ले लेते हैं। आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the different way in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। यहाँ पे तो ग्लूकोज किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, तो आपको एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को ध्यान से देखिए। उस टेबल में आपके सारे आंसर्स बने हुए हैं। जैसे कि देखिए टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पे दिखाया गया है। ग्लूकोज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। यह प्रोसेस कहाँ पे होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होती है, पायरुवेट बन जाता है। किस प्रोसेस से बनता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से बनता है। उसके बाद अगर हम ईस्ट में देखेंगे तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, किसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एनर्जी बनती है। ठीक है, ह्यूमन मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है। और ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। आपको ये पता होना चाहिए, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी। ठीक है, आपका आंसर लिखा हुआ है। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, तो आपको पता है हेमोग्लोबिन क्या है, एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट में हेमोग्लोबिन जो है कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान एक एंड प्रोडक्ट बनता है, और ये जो है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से इसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बींग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर लंग्स डिज़ाइन इन ह्यूमन बींग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो लंग्स किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, तो इसमें आपको सिंपल एल्वुलाई के बारे में पूछ रहा है। जब भी आपको लंग्स के डिज़ाइन के बारे में पूछे कि आपका एरिया कैसे मैक्सिमाइज हो रहा है, तो आपको एल्वुलाई के बारे में तुरंत बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक लंग्स में देखिए ईच लंग कंटेंट 300 to 350 मिलियन एल्वुलाई। आपको लगता है कि बहुत कम एल्वुलाई है, जी नहीं, बहुत छोटी छोटी ढेर सारी एल्वुलाईज हमारे लंग्स में होती हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है और हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है कि सारे इन टेक्स्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन, इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे जितने भी अगले क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी इन टेक्स्ट के लास्ट कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्या क्या कंपोनेंट हैं, तो आपको बताना है हार्ट है, उसके बाद क्या है, ब्लड है, और ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेंस, कैपिलरीज हैं। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हार्ट क्या है, पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आंसर्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन 2 देखते हैं। व्हाट इज़ नेसेसरी, वाई इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा तो जो सेल्स होंगी उनके पास ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचेगी, जिसकी वजह से रिस्पायरेशन कम होगा और उसकी वजह से एनर्जी का फॉर्मेशन कम होगा। जब एनर्जी का फॉर्मेशन कम होगा तो टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, और बर्ड और मैमल को टेम्परेचर रेगुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। तो आपको यही जाइलम और फ्लोएम के बारे में बता देना है कि ये क्या होता है, जाइलम होता है, और एक क्या होता है, फ्लोएम होता है। तो आपको जाइलम फ्लोएम के कंपोनेंट्स के बारे में भी बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। तो आपको पूरा कंपोनेंट्स के बारे में सबसे पहले जाइलम के बताने हैं, उसके बाद आपको एसेंट ऑफ सैप के बारे में भी बताना है। ठीक है, कि एसेंट ऑफ सैप और ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जाइलम में जो है कि एनर्जी का यूज़ नहीं किया जाता है, जाइलम में एनर्जी का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो फ्लोएम के माध्यम से होता है, जिसमें एनर्जी का यूज़ होता है। देखिए, फ्लोएम टिश्यू यूज़ एनर्जी। उसके बाद आपको बताना है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ मटेरियल जो है कि उसका हेल्पफुल हो जाता है, जैसे कि सुक्रोज, ये सब जो है कि फ्लोएम टिश्यू में एटीपी का यूज़ करके ट्रांसमिट होते हैं। मतलब जाइलम में एनर्जी का यूज़ नहीं हुआ है, फ्लोएम में एनर्जी का यूज़ हुआ है। ठीक है, और किस डिफरेंस की वजह से हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिए, जो कि जल्दी ही हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।